अब हम बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, कि क्या होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अभी हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट, और ये हम किसमें पढ़ रहे हैं अभी, परमानेंट इफेक्ट में। परमानेंट इफेक्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, अब हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। तो रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। रेजोनेंस इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होता है। देयर आर many organic molecules whose behavior cannot be explained by single Lewis structure। बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल है जिनको सिंगल लेविस स्ट्रक्चर, दैट मींस लेविस ने जो स्ट्रक्चर दी थी उन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब तक हम क्या कर रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कोई भी एक मॉलिक्यूल था, उसमें बॉन्ड के पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से पोलराइजेशन कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां से एक ही स्ट्रक्चर से हमारा काम चल रहा था। पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर से हम उसकी सारी डिटेल नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल बेंजीन, क्या ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है? यस, ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर अल्टरनेटिंग कंडीशन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आप जिस रिप्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं कि अल्टरनेटिंग कंडीशन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एज पर दिस रिप्रेजेंटेशन बेंजीन शुड एग्जिबिट टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो कि होती है 154 पिकोमीटर एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होती है 134 पिकोमीटर। बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया बेंजीन हैज ए यूनिफॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ 139 पिकोमीटर। एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि कार्बन के अंदर सभी 6 बॉन्ड एक जैसे ही हैं, दैट मींस उनकी बॉन्ड डिस्टेंस है 139 पिकोमीटर। अब ये क्वेश्चन उठा, ऐसा कैसे? हमें दो तरीके के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पर उनकी बॉन्ड डिस्टेंस सबकी सेम कैसे आ रही है? दैट मींस जो हमारी 139 पिकोमीटर आई है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, ए वैल्यू इंटरमीडिएट बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट मींस वो वैल्यू मेरी इन दोनों के बीच की इंटरमीडिएट है, सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की इंटरमीडिएट वैल्यू है। दैट मींस this structure of benzene cannot be represented by this single structure। बेंजीन को सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसकी कुछ ना कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रही होगी। अब कैसे बनती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो बात करते हैं। सपोज ये एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसमें अभी 1, 3 और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। अगर मैं इस बेंजीन को थोड़ा सा रोटेट करके कुछ इस तरह कन्वर्ट कर दूं तो अब मेरे डबल बॉन्ड 2nd, 4 और 6 पोजीशन पे आ चुके हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हो गया कि मेरे बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होके इनने अपने पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ इस तरह कन्वर्ट कर लिया। क्या ये प्रोसेस चलती रहती है? यस, ये प्रोसेस हमारी होती रहती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस होता रहता है। दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और हम इसे कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इसे कहा जाता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं ये एक हाइपोथेटिकल होती है, एक इमेजिनरी होती है। क्या ये रियल में एग्जिस्ट करती है? नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। पर तो रियल स्ट्रक्चर क्या होती है? while रेजोनेंस हाइब्रिड इज ट्रू और रियल स्ट्रक्चर, इन दोनों से मिलकर जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है ये रेजोनेंस हाइब्रिड एक रियल स्ट्रक्चर है। दैट मींस इन दोनों को हम इस तरह दिखा सकते हैं। बट दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर contribute to the actual structure in proportion to their stability। ये दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये दोनों मेरी कंट्रीब्यूट करती है उनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर, दैट मींस इस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर, और इनकी एनर्जी अपने अपने हिसाब से होगी। कौन सा जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। अगर मैं इसको ग्राफ में दिखाना चाहूं तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी बहुत कम है। दैट मींस ये दोनों जो मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, दैट मींस ये बहुत कम स्टेबल है, जबकि मेरा जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, दैट मींस ये मेरा बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। अब मैं बात करता हूं रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एक और एग्जांपल लेके नाइट्रोमीथेन की। नाइट्रोमीथेन क्या होता है? नाइट्रोमीथेन होता है CH3NO2। CH3NO2 को किस तरह ड्रॉ किया जाएगा? कुछ इस तरह ड्रॉ किया जाएगा।
अब जो आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, इसमें एक O के ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है, वो माइनस चार्ज क्या कुछ इस तरह रेजोनेंस कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। अगर मैं माइनस चार्ज को इधर शिफ्ट करके ऊपर वाले बॉन्ड को इस तरह शिफ्ट कर दूं तो मेरी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसे मैं 1 और 2 नाम दे रहा हूं। क्या ये दोनों मेरी एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी? नहीं, ये मेरी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होगी, और इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाएगा वो मेरा एक्चुअल होगा। बात समझ में आपको यहां तक? इट इज नोन दैट द टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन bonds of nitromethane are of same length. That means इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दो बॉन्ड लगे हुए हैं, उन दोनों की बॉन्ड लेंथ हमेशा एक सेम होगी, जो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच की एक कोई वैल्यू होगी। बात समझ में आपको यहां तक? The difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called resonance stabilization energy और रेजोनेंस एनर्जी। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो मेरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और जो मेरी रेजोनेंस हाइब्रिड है, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी। बात क्लियर है आपको यहां तक कि क्या रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें कह दिया जाए कि CH3COO माइनस की आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो आप उसे किस तरह ड्रॉ करेंगे? उसे हम कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम उस CH3COO माइनस की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और जो कुछ इस तरह होगी। इसमें आप देख पा रहे हैं C से 3 H निकले हुए हैं, उसी C से एक C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और उसके आगे लगा हुआ है एक O माइनस। दैट मीन्स क्या यहां रेजोनेंस पॉसिबल है? यस। अगर इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन के पास चले जाएं, तो ये मेरी एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसी तरह हम अब आगे बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन पे। उसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। दैट मीन्स एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का एक कंपाउंड दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इसकी ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। तो एक स्ट्रक्चर तो जिस फॉर्म में ये दिया गया है वही हो जाएगी हमारी, और इसकी एक और स्ट्रक्चर बनानी होगी, तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे अब हम उसे देखते हैं। इसकी सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके इलेक्ट्रॉन को मैं आगे वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट करता हूं, और जैसे ही मैंने आगे वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट किया तो कार्बन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे उनको मैंने ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिया। दैट मीन्स फर्स्ट मॉलिक्यूल की ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है। सेकंड में क्या हुआ? ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है और जो मेरा फर्स्ट कार्बन था वहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये एक नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या इसकी कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है? यस, इसी मॉलिक्यूल की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और पॉसिबल है। वो कैसे? अगर आप फर्स्ट मॉलिक्यूल में देख पा रहे हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल में अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की साइड ही शिफ्ट कर दूं कुछ इस तरह, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं, तो मेरी एक थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाएगी। दैट मीन्स क्या CH2CH CHO की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? यस, बिल्कुल। CH2CH CHO की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जो कुछ इस तरह दिख रही होगी। अब अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी को कैसे देखा जाएगा कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरी ज्यादा स्टेबल होगी? दैट मींस रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा अपना रोल दे रही होगी। वो कौन सी होगी? फर्स्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि फर्स्ट मेरी न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जो भी मेरी अनचार्ज या फिर मैं कह दूं न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा से ज्यादा पार्ट करती है, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होती है। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं सेकंड और थर्ड की। सेकंड और थर्ड में से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरी ज्यादा स्टेबल होगी? जैसे कि आप सेकंड में देख पा रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, बट थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। दैट मींस नेगेटिव चार्ज वहां ज्यादा स्टेबल होगा जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्रेजेंट होगा। दैट मींस सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दैट मींस अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना चाहूं तो वो मेरा होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी,
फिर सेकंड स्ट्रक्चर होगी और फिर थर्ड स्ट्रक्चर मेरी सबसे कम स्टेबल होगी। बात क्लियर है यहां तक? ये बात हुई हमारे इस मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। तो जिस तरह हमने इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट पढ़ा था, इसी तरह रेजोनेंस इफेक्ट में भी एक होता है प्लस आर इफेक्ट और एक होता है माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट को ही हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं और माइनस आर को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। प्लस आर इफेक्ट को हम पॉजिटिव रेजोनेंस भी बोल सकते हैं और माइनस आर को हम नेगेटिव रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, दैट मींस प्लस आर इफेक्ट की। तो इसके अंदर क्या होता है? इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज away from an atom or substituents group attached to the conjugate system। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट से दूर की तरफ शिफ्ट होते हैं। दैट मीन्स जहां कॉन्जुगेट सिस्टम होता है उस तरफ शिफ्ट होते हैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल एनिलीन, एनिलीन की बात करता हूं। सबसे पहले एनिलीन क्या होता है? हम जब IUPAC कर रहे थे तो हमने देखा था किसी बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में निकला हुआ है तो वो मेरा एक एनिलीन कहलाता है। अब इसकी रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो सबसे पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मेरी यही हो जाएगी। अब इसमें मैं अपने N के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, उनको नीचे की तरफ शिफ्ट करता हूं तो मेरे आगे वाले कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको मैं थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, कुछ इस तरह। क्या आप देख पा रहे हैं? अब इसमें नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे जनरेट हो चुका है। अब यहां से ऑर्थो पोजीशन से जो मेरे नेगेटिव चार्ज है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा और आगे वाला पाई बॉन्ड और आगे की तरफ शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अब मेरा जो नेगेटिव चार्ज है NH2 के रेस्पेक्ट में वो मेरा पैरा पोजीशन पर चला गया है। बात क्लियर है? अब तक मैं इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुका हूं। अब 4th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? वो नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स उसके 2 इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेंगे और आगे वाले पाई इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स मेरा दोबारा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ चुका है। ये हमारी 4th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। 5th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? वो नेगेटिव चार्ज वापस आगे की तरफ मूव करेगा और जो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन नीचे दिए थे वो इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और मेरी लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी जो कि फर्स्ट की बिल्कुल जैसी होगी, फर्स्ट की जैसी होगी। बात क्लियर है? तो ये था हमारा प्लस आर इफेक्ट, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इसको प्लस आर क्यों बोला गया? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर रिंग के अंदर डोनेट किए, वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते गए और वापस घूमकर उसी के पास आ गए। रेजोनेंस में यही तो होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और क्या वो रेजोनेंस रियल स्ट्रक्चर होती है? नहीं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारी हाइपोथेटिकल होती है, बट उनसे बना हुआ हाइब्रिड वो हमारा एक रियल होता है, ट्रू स्ट्रक्चर होती है। बात क्लियर है आपकी यहां तक? इसी तरह मैं बात करूं कि और NH2 के अलावा मेरे कौन कौन से ग्रुप होंगे जो प्लस आर शो करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हो गया OH हो गया। OH में ऑक्सीजन के ऊपर 2-2 लोन पेयर होते हैं तो वो कोई भी अपने लोन पेयर शेयर कर सकते हैं। OR हो गया। OR का मतलब R की जगह मैं CH3 ले लूं, C2H5 ले लूं, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लूं तो OR भी शो करेगा। OCOR भी हो जाए यहाँ पे। यहां भी ऑक्सीजन से अपनी बेंजीन रिंग अटैच होगी तो यहां भी अपना प्लस आर दे सकता है। NHR ले लूं, NR2 ले लूं, NHCOR ले लूं, ये सब मेरे प्लस आर शो करेंगे। क्या केवल यही होंगे? नहीं, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट की, या फिर मैं कह दूं माइनस आर इफेक्ट की। इसके अंदर क्या होगा? दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज towards the atom or substituent group attached to the conjugate system। हमने पॉजिटिव में क्या पढ़ा था? पॉजिटिव के अंदर सब्स्टिट्यूएंट से इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ जा रहे थे, बट माइनस आर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉन्जुगेट सिस्टम से अपनी तरफ ले रहा होता है। दैट मीन्स जहां सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो इलेक्ट्रॉन नीचे से अपनी तरफ ले रहा होगा। बात क्लियर है यहां तक? इसमें भी हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, नाइट्रोबेंजीन।
अब सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोबेंजीन क्या होता है। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? किसी भी बेंजीन के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो वो मेरा नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा। बात क्लियर है यहां तक? अब सबसे पहले बात आती है कि नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होगी। नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एक बेंजीन रिंग लेंगे और उसमें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में NO2 को बाहर निकाल देंगे और NO2 को भी वहां पे खोल के रख देंगे। दैट मींस N डबल बॉन्ड O एंड एक और O लगा हुआ होगा। अब इसके अंदर हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है कि इसमें -R इफेक्ट कैसे शो होगा। अब आप सभी को एक बात बतानी है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कौन सा होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो उसने इलेक्ट्रॉन कहां से मांगे? जो रिंग में मेरे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं उसने वहां से अपने इलेक्ट्रॉन को मांगे। तो जैसे ही उसने वहां से इलेक्ट्रॉन मांगे तो मेरा ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, जहां से NO2 लगा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब वो पॉजिटिव क्या बोलेगा? अपने जो नीचे वाले एटम है और उससे लगे हुए एटम है वहां से इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करेगा। तो उसने नीचे वाले पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मांगे और वो मेरा पॉजिटिव चार्ज अब पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह अब जब पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई तो उसने इलेक्ट्रॉन और आगे से मांगे, फिर उसने इलेक्ट्रॉन आगे से मांगे तो मेरा सेकंड ऑर्थो पोजीशन पे फिर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। फिर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वहां से मेरे को अगर और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो वापस ऊपर से ही इलेक्ट्रॉन मांगेगा और ये इसकी लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। दैट मीन्स आपको समझ में आया? इसके अंदर जो कॉन्जुगेट सिस्टम था हमारा, जो बेंजीन थी उससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। दैट मीन्स जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो -R इफेक्ट लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये -R इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप -R इफेक्ट शो करते हैं? वो हो जाएंगे मेरे C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है वो मेरा -R लगाता है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो जाए, कीटोनिक ग्रुप हो जाए C डबल बॉन्ड O, साइनो ग्रुप हो जाए CN और NO2 हमने अभी पढ़ाई है। क्या यही होंगे? नहीं, और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं जो -R इफेक्ट लगा रहे हो। बात क्लियर है कि +R और -R इफेक्ट क्या हुआ? अब आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जब हम +R इफेक्ट पढ़ रहे थे तो नेगेटिव चार्ज मेरा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आया था, केवल मेटा पोजीशन पर नहीं आया था। और जब हम -R पढ़ रहे थे तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज मेरा ऑर्थो और पैरा पर ही आया था, वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी मेटा पर नहीं आया था। दैट मीन्स रेजोनेंस ओनली एंड ओनली वर्क एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। दैट मीन्स रेजोनेंस जो होता है वो हमेशा और हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही वर्क करता है, उसके अलावा वो कहीं पे भी वर्क नहीं करता। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।